नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड। कमिंग सून 9th एनिवर्सरी। 9 वर्षों की समृद्धि और विश्वास पर आपका आभार। अगस्त 2025 में हमसे जुड़िए और जश्न मनाइए। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंशपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th एंड 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंबरनाथ मंदिर अयोध्या रोड आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर बेलना डी आजमगढ़। आजमगढ़ शहर के निराला नगर निवासी श्याम बिहारी पाठक ने शुक्रवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 23 जुलाई को शाम को 7:30 बजे वह ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के पास खड़े थे। तभी बिना नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी से पंकज मोहन सोनकर पुत्र मदन राम सोनकर निवासी हरबंशपुर थाना सिधारी आए। इस दौरान गाड़ी में और लोग भी थे। पीड़ित के अनुसार पंकज पिस्टल सटाकर उसको गाड़ी में खींचने लगे। अफरा तफरी मचने पर वहां पर मौजूद लोग और पुलिस चौकी के दरोगा बचाने की कोशिश किए, लेकर उन लोगों को धक्का मारकर पीड़ित को उठाकर गाड़ी भगा ले गए। निजामाबाद बाजार में आइसक्रीम फैक्ट्री में बंधक बनाकर 3 घंटे मारपीट की गई। मोबाइल छीन लिया गया। इसके बाद पीड़ित को वापस शहर लाकर रात में घुमाते रहे। इसके बाद हरबंशपुर मंदिर में एक कमरे में रखे और आधी रात के बाद ब्रह्मस्थान में लाकर डॉक्टर जावेद की क्लिनिक के सामने फेंक दिए। लोग उनका इलाज कराए। आज 25 जुलाई को वह सामान्य हो सके। इसके बाद एसपीडीएम से कार्रवाई की गुहार लगाई है। श्याम बिहारी पाठक, मैं प्राथमिक विद्यालय सोइला में टीचर हूँ, ताबरपुर ब्लॉक में। अच्छा, आपका विवाद क्या हुआ था? 2 दिन पहले पुलिस चौकी के बगल से कुछ लोगों को उठाने की सूचना आई थी। क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला ये था कि स्कूल का कुछ मैटर था। उसमें उनकी वाइफ अनुप्रिया यादव टीचर है मेरे स्कूल में। 4 तारीख को उनका फोन आया था कि थोड़ा मैं लेट हूँ, मैं आऊंगी नहीं। तो मैंने कहा ऑनलाइन छुट्टी ली है? नहीं। तो मैं कहा मैडम जी आके चले जाइएगा, थोड़ा आइए, कुछ काम अकेले स्कूल पे नहीं है। तो आई स्कूल पे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई। उसके बाद 12 बजे कहने लगे कि मुझे जाना है। मैंने कहा ठीक है मैडम जी, एमडीएम का रजिस्टर सब देख लीजिए, उसके बाद आप चले जाइए। तो एमडीएम का रजिस्टर बनाई, उसके बाद मुझसे साइन कराई और चली गई। उसके कुछ देर बाद ही उनके पति का फोन आता है कि मैडम कहाँ गई? तो मैंने कहा कि चली गई। पति का नाम क्या है? पंकज मोहन सोनकर। उसके बाद चली गई। उस दिन प्रकरण जो था, तो शाम को इनके पति का फोन आता है। मैं सब्जी की दुकान पे था, तो वहीं पे फोन आता है और वो अभद्र चीजें मुझको ब्लेम लगाते हैं। उसके बाद मैं जो है फिर उनकी वाइफ को फोन करता हूँ। उनका फोन करता है कि मैडम ये सब क्या हो रहा है? तो उनके मैडम कहती है अरे सर पता नहीं क्या उनको हो गया है, मुझको भी घुमा घुमा के पूछ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही बात। ये प्रकरण उस दिन शांत हुआ। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे मिलेंगे। फिर वो कहे कि मैंने कहा ठीक है मिल लीजिएगा। 8 तारीख को मैं स्कूल में अकेले था, बच्चे एक कमरे में करके पढ़ा रहा था। तब तक 6-7 लोग जो है घुस आए मेरी ऑफिस में और सारा कुछ मारपीट जो भी था उन्होंने किया। उसके बाद मैं FIR, गांव वाले जुट गए, मैंने थाने पे जाके उसका FIR दर्ज कराया। थाने पे FIR दर्ज कराया। उसके बाद फिर वहाँ पे SO साहब ने सबको बुला के वहाँ सुलह हुआ कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। फिर मैं भी अपना शांति से, थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई तो मैं मेडिकल ले लिया। मेडिकल लेके घर पे ही था। परसों की घटना जो थी, मैं वहीं सब्जी की दुकान पे बाइक खड़ा करके चला गया टॉयलेट करने, उधर पुलिस चौकी के ठीक बगल में। जब ही टॉयलेट करने जा रहा हूँ तब तक फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ी थी और उसी में खींच के मुझको लोग बैठा दिए। अब बैठा के गाड़ी बैक करके जाने लगे, तब तक जनता हल्ला की। तो एक तो SO साहब थे, कोई दरोगा साहब, वो जो भी था गनर उनर सटा उटा दिए थे, मुझको एकदम दाब लिए, सब दबोच लिए उसी में गड़िया में। कितने लोग थे उस गाड़ी? 5 लोग करीब थे और दबोच लिए उसी में। उसके बाद जो है मैं चिल्लाने लगा इसे बचाइए बचाइए। तो दरोगा साहब या SO साहब थे, ऐसे गाड़ी के आगे खड़े हो गए। लेकिन ये गाड़ी इतना तेज किए तो वो बेचारे हट गए और जनता भी हट गई। ये हमको लेके निकल लिए लोग। इधर से निकले साधु यादव के घर की तरफ से, फिर ये 6 लेन पकड़ के नीचे हमको लेके चले गए घुमाते घुमाते निजामाबाद। तो आपके साथ मारपीट भी किए क्या लोग? अब गाड़ी में बहुत कुछ किए सर, अब क्या क्या बताएं।
उसमें गाड़ी में पंकज मोहन भी थे? जी जी, पंकज मोहन ही थे, पंकज मोहन ज्यादा मार रहे थे। अच्छा, तो अब आप पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं? मैं इसमें उचित कार्रवाई किया जाए, मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि मैं तुमको दौड़ा के गोली मार दूंगा, तुमको ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अच्छा, और मैं चूंकि भाई टीचर हूँ, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं कि मैं अकेले आना जाना है, तो मेरे जान माल की सुरक्षा की जाए और उचित कार्रवाई की जाए। ठीक। कितने बजे फिर ला के छोड़े आपको? करीब 12 बजे ला के छोड़े, और ऐसी हालत में छोड़े कि मैं किसी तरह, मतलब कुछ खिला दिए थे, लग रहा पानी में पिला दिए, किसी तरह घर पहुंचा। और मैं इतना सुस्त हो गया था कि आज मैं जो है, सारे लोग आए हैं तो मैं हिम्मत करके यहाँ आया हूँ। अच्छा, जिस तरीके से अपहरण उन्होंने किया पुलिस चौकी के बगल से, तो इसकी आने के बाद आपने कहाँ कहाँ शिकायत की? अभी तुरंत आ रहा हूँ सर, आज चूंकि मैं स्थिति में नहीं था, उस स्थिति में नहीं था जिस स्थिति में होना चाहिए था। क्योंकि आपकी मोबाइल वगैरह का? मोबाइल मेरे उन्हीं के पास है, क्योंकि वो मोबाइल मेरे ऑन किए थे, और जिसका भी कॉल आ रहा था वो मुझसे अपने ही उठा उठा के बात कर रहे थे, मेरी वाइफ से सबसे कर रहे थे। मेरे कुछ मित्र भी फोन किए थे उस समय, लेकिन ये कि चूंकि मुझको ज्यादा बात नहीं करने दे रहे थे। हाँ। वहीं भाजपा नेता पंकज मोहन सोनकर का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार हैं। ब्रह्मस्थान जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके से किसी का अपहरण संभव नहीं है। उन्होंने बताया कि श्याम बिहारी पाठक तहबरपुर ब्लॉक अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक हैं। आरोप लगाया कि श्याम बिहारी पाठक ने अपने विद्यालय की एक महिला अध्यापक का कथित रूप से हाथ पकड़ लिया और छेड़खानी की कोशिश की। इसके अलावा वह अपने ही विद्यालय के कई पुरुष शिक्षकों के साथ महिला अध्यापकों को लेकर अश्लील बातें करते हैं, जिसका ऑडियो भी उनके पास है। इसी को लेकर उन्हें विद्यालय जाकर समझाया था, लेकिन अपहरण की घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। आप सभी लोग मीडिया के बंधु जानते हैं, इस तरीके कोई मेरा व्यवहार है नहीं। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आरोप प्रत्यारोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है। रही बात तो उस अध्यापक की बड़ी शिकायतें हैं। अभी हाल ही में उनके ऊपर एक महिला के साथ सहयोगी अध्यापिका हैं, छेड़खानी का मामला है, तो जो मेरे संज्ञान में आया था और जिसकी मैंने शिकायत भी करी थी संबंधित अधिकारियों से, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी मैंने उसकी शिकायत की, जिसमें उनके निलंबन की प्रक्रिया भी शायद चल रही है, जांच चल रही है। इसके अलावा जब इनके बारे में थोड़ी सी और जानकारी मिली, तो ये और इनके कुछ सहयोगी अध्यापक हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ, ये सभी आपस में जो महिला अध्यापिकाएं हैं उनके बारे में अश्लील बातें करते हैं और उनके बारे में क्या कहा जाए, इनकी गंदी सोच है और ऐसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं तो उचित नहीं है। और मुझे लगता है कि जब मैंने इस चीज की जांच की शुरुआत की, तो अब उस संदर्भ में जो है मेरी छवि खराब करने के लिए जो भी इनके समझ में आया हो, उन्होंने ऐसा फिर अपहरण जैसा आरोप लगाने का प्रयास किया है। अच्छा, उन्होंने तहरीर में अपने एक चीज मेंशन की है कि कुछ डिस्प्यूट था पहले से आपका, जिसको लेकर के फिर मामले में आप लोगों की सुलह हो गई थी, उसके बाद फिर नया विवाद शुरू हो गया है, इसको कैसे? नहीं, मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसी छेड़खानी के ही संदर्भ में मैंने इनको एक दिन, मैं उसी मार्ग से, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र राजनीतिक क्षेत्र है, मैं उधरी से जा रहा था, तो 2 मिनट मैंने कहा चलो भाई गाड़ी घुमा करके चलते हैं। 2 मिनट में वहां भी विद्यालय में उनसे बात करने के लिए चला गया। जहां जाने के बाद क्योंकि वो घबरा गए, तो उनको लगा कि भाई नेता आदमी इनके यहाँ 7, 8, 10 लोग हैं तो मारपीट भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। वहां से इनको हमने डांटा, कहा कि ये सब काम करना उचित नहीं है। और फिर इन्होंने राजनीतिक संरक्षण लिया हो और इनके भाई संगठन के लोग हैं, तमाम लोग, उन लोगों ने मिलकर के मेरे खिलाफ तैबरपुर थाने में शिकायत करी। यहाँ शिकायत की, शिकायत करने के बाद फिर मुझे बुलाया गया, मैं थाने पे जाकर के मैंने कहा देखिए आप अध्यापकों के बीच का मामला है, आप सभी अध्यापकों को एक बार आपस में बैठ करके इस पर चर्चा कर लेनी चाहिए थी। भाई जो भी अध्यापक शिकायत कर रहे हैं, इन लोगों को बीच में बैठा करके आप लोग चर्चा करें, थाने पे आना उचित नहीं है। परंतु ये बार बार, और संगठन के लोग थे भाई, क्योंकि हम सामाजिक हैं, सबकी बात सुननी है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। तहरीर भी उन्हीं के द्वारा दी गई थी, हमारे द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई थी। तो उनकी तहरीर के आधार पर उन्होंने हमसे एक जो है भाई वहां के जो अध्यक्ष महोदय पे एक समझौता आपस में कर लिया कि भाई ठीक है, आने वाले समय में ऐसी कोई बात नहीं होगी। परंतु इनको अब किस बात का भय है मुझे नहीं पता कि बार बार जो है वो मेरी शिकायत कर रहे हैं और लोगों से जाके कह रहे हैं। तो एक सवाल ये है कि आपने इस पूरे मामले में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई थी? जब इतना विवाद हुआ था तो तहरीर तो दी गई थी आपकी तरफ से, एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई गई? दरअसल महिला का मामला था, और महिला, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, महिला बहुत
सरल स्वभाव की होती हैं और महिलाओं के लिए आज के समय में नौकरी करना और संबंधित चीजों में जुड़ना, तो क्योंकि महिला का मामला था बहुत बड़ा, इतना भी मामला नहीं था कि इसको बहुत वो किया जाए, तो ये था कि आपस में महिलाएं या विभाग के लोग बैठ करके चर्चा कर लें, उसको खत्म कर दें। तो तहरीर तो सूचना थाने में दे दी गई, पर अब महिला की इच्छा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगी। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत कर दी, जिसकी जांच चल रही है, पुलिस में भी दे दी गई थी। मुकदमे के लिए जांच के लिए संबंधित अधिकारी ने लिया, हो सकता है जांच हो रही हो, शायद मुकदमा भी लिखा गया हो या लिखाने वाला हो, क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, पर सूचना है। अच्छा, ये शिकायतकर्ता ने जो एप्लीकेशन दी है उसमें एक चीज़ और मेंशन किया है कि उन्होंने अपने बयान में भी कहा है कि आप जब अपहरण उनका हुआ बलराम ब्रह्मस्थान पुलिस चौकी के बगल से, उस वक़्त आप गाड़ी में मौजूद थे। नहीं, गलत बात है। जो समय आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, उनके द्वारा बताया जा रहा है। मेरा ननिहाल है निजामाबाद में, मैं अपने पूरे परिवार के साथ में अपने ननिहाल में गया था, एक छोटा सा भोज का कार्य, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है तो जनरली लोग हमारे यहाँ थोड़ा सा भोज वोज चलता रहता, तो मैं अपने ननिहाल जो है परिवार सहित वहां पे गया हुआ था। ये बिल्कुल उनका बताना बिल्कुल गलत है। अब उनके साथ क्या घटना हुई, कौन था कौन नहीं था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, आप लोगों के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। ठीक है, अगला आजमगढ़ जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब राजनीतिक नेताओं को भी निशाना बनाया जाने लगा है। भाजपा नेता व किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह किशन पर गुरुवार की रात कुख्यात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। गनीमत रही कि वह इस हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। इस सनसनीखेज घटना के बाद शुक्रवार को श्री कृष्ण सिंह ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया है। श्री कृष्ण सिंह किशन पुत्र प्रभुनाथ सिंह मयंक, निवासी मोहल्ला रैदोपुर कालीचौरा, आजमगढ़ ने बताया कि वह दिनांक 24 जुलाई 2025 की रात अपने कार्यकर्ताओं के साथ उकरौड़ा स्थित शिवबाबा ढाबा पर भोजन करने गए थे। रात्रि करीब 12:30 बजे जब वे भोजन के उपरांत अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से घर लौट रहे थे, तभी कुछ कुख्यात अपराधियों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते हुए अपराधियों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन गाड़ी धीमी करने पर उन्होंने पहले हवाई फायरिंग की और फिर पत्थर मारकर उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। श्री कृष्ण सिंह ने सूझबूझ से काम लेते हुए किसी तरह जान बचाई और वहां से भाग निकले। किशन सिंह ने आरोप लगाया कि इस हमले में उकरौड़ा निवासी लव यादव शामिल है, जो अभी हाल ही में जेल से छूटकर आया है। उसके साथ भीम, शाकिब और हेमंत भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि वह इन हमलावरों को जानते तक नहीं है। पुलिस ने श्री कृष्ण सिंह की तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कल रात में मैं भोजन करने गया था, उकरौड़ा के आगे एक सर्विस लेन है, वहाँ एक ढाबा है। वहाँ पे मैं अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ भोजन कर रहा था। तो भोजन करते समय मुझे आभास हुआ कि कुछ अराजक तत्वों के नज़रों में मैं वहाँ पे देखा जा रहा हूँ और वे लोग मुझको घूर रहे थे। तो फिर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे रहना उचित नहीं है और उसके बाद में मेरे साथ में एक अप्रिय घटना घटित हो गई। उस अप्रिय घटना के क्रम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम भोजन के दरमियान जब वहाँ से निकले और अपनी गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठकर जब हम चलने लगे तो वहाँ पे उकरौड़ा के बताए जा रहे हैं ऐसे कुछ नाम। इसमें एक लव यादव करके हैं जो जेल से छूट के आए हैं अभी, और कई बार वो जेल में जाना आना उनका लगा रहता है। और दूसरे हैं उनके साथ में कोई भीमसेन करके नाम आ रहा है और कोई एक साकिब करके हैं और एक हेमंत करके हैं। ये 4 ऐसे नाम हमारे सामने हैं जिनको मैं जानता नहीं, जो हमको पुलिस के द्वारा और एक व्यक्ति की शायद उसमें गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। तो जब हमारी गाड़ी निकली है तो सबसे पहले इन लोगों ने हमारी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जबरन, और मैं अपनी फॉर्च्यूनर कार से जा रहा था। तो जब नहीं रोक पाए तो फिर उन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद में मेरी गाड़ी की जो गाड़ी चला रहे थे
उनका पैर ब्रेक पे दबा और उसके बाद फिर से वो स्लेटर लेके वहाँ से आगे निकलने का जो है प्रयास किए। उतने देर में उनके दूसरे हाथ में, जो 3 व्यक्ति गाड़ी पे थे, उसके दूसरे हाथ में जो आधा ईंटा होता है वो आधा ईंटा चला के उन्होंने मारा और मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया। तो इस विषय को लेकर आज हम लोग कोतवाली में आए थे, पुलिस के पास आए थे। योगी सरकार है और हमको अपनी सरकार और हमारी सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर पूरा विश्वास है कि पार्टी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत मजबूती से खड़ी रहेगी। और जिस प्रकार से अभी कोतवाल साहब से मेरी बात हुई है, इन्होंने आश्वस्त किया है कि 1 दिन के अंदर उनकी गिरफ्तारी होगी और उनको सजा देकर उनको जेल भेजने का काम यहाँ की पुलिस प्रशासन करेगी। घटना के कारण क्या रहा, क्या कोई पुरानी रंजिश और क्या कोई घायल भी हुए थे? अब मेरे हिसाब से जब व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक होता है और समाज में जब उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ती रहती है, तो मुझको लगता है बहुत सारे ऐसे अदृश्य नकारात्मक शक्तियाँ हैं जो उस लोकप्रियता को पचा नहीं पाती हैं। तो हो सकता है कि इसके पीछे वे लोग हों। इस क्रम में मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार की बात है, सीपू सिंह भी इसी जनपद के एक बड़े सम्माननीय जनप्रतिनिधि हुआ करते थे और उनके घर में घुसकर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए उनके घर में घुस के उनकी हत्या कर दी गई। मुझको जो रात से मैं जो अपना अनुभव कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं भयभीत नहीं हूँ, मैं बहुत सशक्त हूँ और मैं बड़ी ऊर्जा के साथ में ये बताना चाहूँगा आपको कि जो घटना सीपू सिंह के साथ हुई, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए मुझे भय है कि कहीं वो घटना दोबारा इस शहर में दोहराई न जाए। क्योंकि उसी क्रम में जो लोग देख रहे हैं आज हमारे समाज में, जो अराजक तत्व जिनका नाम आ रहा है हमारे सामने, उनकी भी भूमिका कहीं ना कहीं इसी प्रकार से दिख रही है कि वे कल अगर हमारे पास ये गाड़ी नहीं होती और हमारे साथी के पास विवेक नहीं होता तो हम अपने स्वविवेक से वहाँ से निकलते नहीं, तो हो सकता था कि कल मेरी भी हत्या कर दी जाती। लेकिन मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे और अपने पार्टी पे पूरा विश्वास है कि वो मेरा साथ देगी। इस घटना में कोई घायल हुआ आप लोगों की तरफ से? नहीं, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि ये है कि जब गाड़ी का शीशा तोड़ा गया तो हमारे जो साथी मित्र हैं जो गाड़ी चला रहे थे, थोड़ा उनका हाथ जो है वो स्टीयरिंग से जो है फंस गया था, तो थोड़ी बहुत चोटें आई हुई इनको, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग सिर्फ ये है कि जिस प्रकार से योगी सरकार की कानून व्यवस्था चल रही है, मैं उस कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास करते हुए उस कानून व्यवस्था से ये मांग करता हूँ कि इस प्रकार की घटना, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जनप्रतिनिधि के साथ में इस प्रकार की अगर घटना घटित हो रही है उस क्षेत्र में, तो ये आने वाले समय में दोबारा स्थान न ले पाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, उनकी गिरफ्तारी हो और उनको जेल भेजा जाए। मंडलीय जिला चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं और अधिकारियों के अभद्र व्यवहार की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों ने अस्पताल की बदहाल स्थिति को उजागर किया है। दवाइयों की कमी, बाहर से पर्चियां लिखे जाने, डॉक्टरों की मनमानी, गंभीर मरीजों को रेफर करने की प्रवृत्ति और सीमित जांच संसाधनों ने जनस्वास्थ्य को गंभीर संकट में डाल दिया है। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों की उपेक्षा और अधिकारियों का रवैया असंवेदनशील है। गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल रहा और कई मामलों में मरीजों को स्वयं ऑक्सीजन मास्क लगाने जैसे असहनीय हालात का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में वायरल एक वीडियो में एक मरीज को जमीन पर बैठकर ऑक्सीजन लेते देखा गया, जिसने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली को उजागर किया। इन मुद्दों को उठाने वाले मरीजों और जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के अधिकारियों द्वारा न केवल उन्हें धमकाया गया बल्कि प्रताड़ित भी किया गया। इससे आक्रोशित सामाजिक संगठन, छात्र, युवा और जागरूक नागरिक धरने पर बैठने को मजबूर हैं। उन्होंने एसआईसी पर समाजवादी विचारधारा के होने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने मांग की कि अव्यवस्थाओं और अभद्र व्यवहार के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। अस्पताल में दवाइयों,
जांच संसाधनों और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पारदर्शी और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। धरने में शामिल प्रमुख व्यक्तियों में अश्वनी मिश्रा, विनीत सिंह विष्णु, विवेक सिंह, महावीर सिंह, शौर्य सिंह कौशिक, विवेक पांडे, सत्यम शुक्ला, शिवम राय, पार्थ दुबे, अन्नू शुक्ला, सुनील चौहान, मोनू विश्वकर्मा, दीपक कुमार, निखिल उपाध्याय, सुनील कुमार, विशाल मिश्र आदि शामिल थे। सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि जनस्वास्थ्य से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन को और तेज किया जाएगा। और एक वीडियो जिला अस्पताल के इमरजेंसी की एक वीडियो वायरल हुई थी और अश्वनी मिश्रा जी कोई मरीज लेकर आए थे और उन्होंने वीडियो देखा, बहुत इनको दर्द हुआ, इन्होंने वीडियो बनाया और वायरल हुई उसके बाद एसआईसी महोदय से जब शिकायत हुई तो मरीज को जाकर धमकी दिए। चलिए वहाँ तक ठीक था, उन्होंने समझाया, धमकाया, जो भी किया उन्होंने, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा अस्पताल परिसर दलाली का केंद्र बना हुआ है। एसआईसी पाप में इतना विलीन हो चुका है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार उसके साथ लोग मिल करके कर रहे हैं। यहाँ मरीजों को बेच दिया जा रहा है। यहाँ मरीज आते हैं, इमरजेंसी में घुसते हैं, तुरंत प्राइवेट अस्पताल में लिख दिया जाता है। तो इसी सब क्रम को लेकर के आज हम लोग हजारों लोगों के साथ धरने पर बैठे हुए हैं और ये एसआईसी भ्रष्टाचार में विलीन है, अपने एसी के कमरे में बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ बारिश में बैठ करके हजारों लड़के, हजारों युवा नेता, छात्र नेता, सभी किसान के बेटे सभी यहाँ आकर धरना दे रहे हैं, लेकिन एसआईसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। एसआईसी और सीएमओ ने मिल करके पूरे जिले में सरकार को बदनाम कर रखा है और एसआईसी समाजवादी विचारधारा का है और सरकार को बदनाम करने के लिए, योगी मोदी को, सरकार को नुकसान पहुंचाने के लिए समाजवादी विचारधारा को पूरे जिले में फैला रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भ्रष्टाचार होते थे, उसी तरीके से ये एसआईसी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार कर रहा है समाजवादी के लोगों के साथ मिल करके। हम लोग यही चाहते हैं कि इस एसआईसी को यह सरकार घर बैठा दे, क्योंकि ये किसी जिले में जाएगा तो वहाँ भ्रष्टाचार करेगा। और एसआईसी को एक चीज और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, अगर एसआईसी तुमको पैसा चाहिए तो तुम हमको बताओ, मैं मुहिम चलाता हूँ, तुमको 1-1 रुपया चंदा लगा के लाखों, 2 लाख, 4 लाख पहुँचा दूंगा। लेकिन तुम यहाँ पर दलाली मत करो। यहाँ पे स्टैंड चल रहा है अवैध रूप से, पूरे देश में सरकार ने स्टैंड बंद कर दिया अस्पतालों में। यहाँ का एसआईसी पैसा ले करके स्टैंड चलवाता है। लोग बताते हैं कि एसआईसी के मिली भगत से वो स्टैंड इसलिए चलता है कि रोज उसको पैसा मिलता है। सरकार को वहाँ भी बदनाम कर रहा है। 1 रुपए की पर्ची या 10 रुपए का स्टैंड। मित्र अश्वनी मिश्रा जो एक मरीज को लेकर आए हुए थे, जो कि एक टीबी का मरीज था जो कि ऑक्सीजन ले रहा था, उसका आपने वीडियो वायरल किया। इसके बाद सीआईसी ने उसको जाके धमकाया, डांटा, बोला। हम लोगों ने यह देखा, जिसको सभी लोगों ने इकट्ठा होकर हम लोग शिकायत भी किए ऊपर, लेकिन सीआईसी से कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं अपने सभी छात्र नेताओं से, अपने मित्रों के साथ हम लोग बैठे धरने पे। हम लोग 3 घंटे से धरने पे बैठे हुए हैं। हम यह चाहते हैं यहाँ से बर्खास्त हो जाए, यह निलंबित कर। कोई मिलने के लिए नहीं आया। हम लोग 3 घंटे से बैठे, कोई हम लोगों को कोई सहायता नहीं। अगर बताइए, हम लोग लगातार ऐसे बैठेंगे, हम लोग ये अपने लिए थोड़ा ही लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, सभी के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यह ऐसा है, टैक्स सिस्टम सारी दुनिया हर जगह माफ़ है, यहाँ वसूली कराता है। कोई बात होती है, कोई अगर नेता, कोई आम जनता कोई जाता है, गार्डों से गाली देकर बाहर करवा देता है, तुरंत वहाँ से हटवा देता है। ऐसे बताइए, एसआईसी को रहने के अधिकार है जो सरकार के खिलाफ है, सरकार को बुरी भला बात करता है, आड़ हाथ। मैं ऐसे अधिकारी को चाहता हूं कि तुरंत निलंबित। एसआईसी डॉक्टर ओम प्रकाश ने बताया कि धरना प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं दिया गया। अभी मालूम हुआ कि अस्पताल परिसर में कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह मुझे मालूम नहीं है। पता चला है कुछ आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार और कुछ परेशानी का आरोप लगा रहे हैं, जो निराधार है, कोई तथ्य नहीं है। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है। कोतवाली से कुछ लोग आए हैं
जो होगा कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि आरोप उसी पर लगता है जो काम करता है, जो काम करेगा आरोप भी लगेगा। कुछ लोगों का स्वार्थ पूर्ति नहीं होगी तो आरोप लगाएगा। इस धरना प्रदर्शन के बारे में मुझे तो कोई सूचना नहीं दी गई है, मुझे लिखित रूप में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि क्या होना है क्या नहीं होना, पर कुछ लोग मालूम पड़ा कि कुछ लोग आके अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। अब किस वजह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये चीज़ें हमें कम्युनिकेट नहीं हुई हैं, पर अब ये मालूम पड़ रहा है कि कुछ अपने आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, कुछ और भी वो है परेशानियाँ हैं। तो इस तरह के यदि वो आरोप लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो निराधार हैं, उसका कोई तथ्य नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, प्रशासन को जो कार्य करना चाहिए तो प्रशासनिक कार्य कर ही रहे हैं। कोतवाली से कुछ लोग आए हुए हैं, उन लोगों से अपनी वार्ता कर रहे हैं, वार्ता करने के क्रम में जो भी होगा अपना आगे कार्रवाई करेंगे। सर, आपके ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, गार्डों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आम जनता घुसने नहीं दिया जा रहा है और आपके खिलाफ अब आरोप तो अक्सर उन्हीं पे लगा करते हैं जो कुछ काम करते हैं, जो काम करेगा तो आरोप लगेगा। तो कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं कि कुछ लोगों की स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही है। अब स्वार्थ पूर्ति जिसकी नहीं होगी तो वो आरोप लगाएगा और कुछ न कुछ अपने तौर पे जो हरकत कर सकते हैं वो करेंगे। आजमगढ़ जिले के तहसील बूढ़नपुर के अंतर्गत गहजी गांव निवासी एक विधवा महिला ने अपने पति की मृत्यु के बाद हो रहे पारिवारिक और कानूनी उत्पीड़न से तंग आकर एसडीएम कार्यालय पर आमरण अनशन पर बैठने की चेतावनी दी है। पीड़िता ने बताया कि उसका नाम उत्तमा सिंह है। वह गरीबी से जूझ रही और चौका बर्तन करके अपनी नाबालिग बेटी रूपाली के साथ किसी तरह जीवन यापन कर रही है। पीड़िता उत्तमा सिंह ने बताया कि उसके पति अशोक सिंह की मृत्यु 28 सितंबर 2019 को गंभीर बीमारी के चलते हो गई थी। उनके 3 बेटियां हैं, जिनमें से 2 की शादी हो चुकी है, जबकि नाबालिग बेटी अब भी उनके साथ रहती है। पीड़िता ने बताया कि उनके जेठ व उनके बेटे आए दिन मारपीट व मानसिक उत्पीड़न करते हैं। इतना ही नहीं, गांव के ही रहने वाले एक अधिवक्ता उन पर भी परिवार के साथ मिलकर फर्जी वसीयतनामा के जरिए अशोक सिंह की संपत्ति हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने 20 अक्टूबर 2020 को अपने पति की संपत्ति पर वरासत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर लेखपाल ने 18 नवंबर 2020 को आख्या भी दी, लेकिन अब तक आदेश नहीं हो पाया। आरोप है कि विपक्षी पक्ष चकबंदी न्यायालय पर दबाव बनाकर आदेश रुकवाए हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं। उत्तमा सिंह ने चेतावनी दी है कि यदि 23 जुलाई 2025 तक चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश नहीं दिया गया तो वह अपनी नाबालिग बेटी के साथ आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होंगी। उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सोचा था हमारे पति का हक हिस्सा हमको मिल जाए और घर से मार के भगा दिया गया। आप बताइए हम कहाँ जाएं, कहाँ तक दौड़ा जाए? हमारे पास कुछ हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हम घर से मार के भगा गया। झाड़ू पोछा करके हम खाते पीते हैं। कब तक मैं अपनी माँ का बसेरा करूंगी? एगो लड़की के लेके घर पे जाके मैं खाना बनाती हूँ। ऐसा मारे के माँ बाबा मारे के धमकी दे रहे हैं, सब मारने की। जब पा जाएंगे तो जान मार देंगे। खुद की वसीयत, झूठा बयान, सब कुछ करके 7 साल हो गया। ये मेरे पापा के वरासत की मामला है। सन 2019 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए किसी गंभीर बीमारी के कारण। तब से आज तक मेरे पटीदार लोग मेरी मम्मी के नाम पे ज़मीन वरासत नहीं होने दिए। एक खुद की वसीयत लेके 7.5 साल होने जा रहा है मुकदमा को, लेकिन कभी आज तक फाइनल नहीं किया गया। तारीख पे तारीख बस दिया जा रहा है। मुझे मतलब मैं जब इसमें सर 7 क्लास में थी, 7 में मेरा क्लास तब से छुड़वा के आज तक मुझसे मुकदमा लड़ाया गया है। वो भी खुद की वसीयत, ना कोई रजिस्टर्ड है ना उस पर कुछ है। सिर्फ 4 गवाह खड़ा कर दिए घर वाले, उसके बाद सर आज तक मुझे लड़ाया गया। मुझे कभी इंसाफ नहीं मिला है। तभी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ सर बस वही, जो मेरे माँ का हक है वो मेरे माँ को मिल जाए। कौन लोग हैं जो वरासत नहीं होने देंगे? वो कौन लोग हैं? मेरे बड़े पापा के लड़के हैं आमिर सिंह, विनीत सिंह, पुनीत सिंह। क्या करते हैं ये लोग? सर कुछ नहीं करते हैं। एक लोग हैं उनके पापा एक्सपायर हो गए तो उन्हें बड़े वाले को चपरासी की नौकरी मिल गई। दूसरे वाले खेत देखते हैं जो भी उनका ज़मीन का हो। तीसरे लोग तो सर
क्या करते हैं मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अपना प्लांट है सर, इधर उधर से पैसा जो भी लेते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आज सर 7 साल से मुझे बजाया गया है और सर मुझे इतना परेशान किया गया है, इतना को बता नहीं सकती। इसके लिए जब कभी आप अपने थाने पे और तहसील से संपर्क करते तो वहाँ से क्या? थाने से लेके मैं गोरखपुर तक गई हूँ, अकेले मैंने हर जगह लड़ाया। मेरे को थाने पे नहीं गई, उनके पास नहीं गई, सरकार नहीं गई हूँ मैं। फिर लेकिन नहीं, आप समझिए, अभी आप जब यहाँ पे डीएम साहब के आई, डीएम साहब ने क्या आश्वासन कुछ दिया है? सर मैं एक बार नहीं कई बार वहाँ से डीडीसी अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया, सोची क्या ट्रांसफ़र कर दिया गया, बस यही सब चलता आ रहा है 7 सालों से और कुछ नहीं हुआ। आज आप डीएम साहब के यहाँ गई थी? सर आज नहीं गई थी, 3-4 दिन पहले गई थी मैं। यही क्या मिला सर, उन्होंने डीडी के पास जांच के लिए मतलब रेफर कर दिया। इसके पहले भी सर मैं इतना जाने कितनी बार डीएम के गई सर, मैं गोरखपुर तक गई थी, मैं वहाँ से निराश। कहाँ की रहने वाली हैं? ग्राम घेजी भगुई। थाना कौन सा पड़ता है आपका? अहरौला। तहसील कौन सी है? बुढ़ानपुर। तो वहाँ से आप तहसील से कोई निवारण नहीं हुआ आपका? सर न थाने से हुआ न तहसील से हुआ सर, चकबंदी का मामला है सर, खुद की वसीयत, मेरे पास कागज है सर 4 अक्षर लिख के, उस पर सर मेरे घर वाले आके कोर्ट में कहते कि मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, अपने बहन के सामने खड़े होके कहते हैं, और इससे बड़ा मुझे क्या ही चाहिए। जिला मंडलीय चिकित्सालय पर फर्जी मेडिकल बनाने व बनवाने का आरोप लगाते हुए 32 दिनों से डीएम कार्यालय के सामने धरनारत भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री व किसान नेता महेंद्र मौर्य की सुधि अब तक न तो जिला प्रशासन ने लिया न ही चिकित्सालय के जिम्मेदारों ने ही लिया। लेकिन किसान नेता महेंद्र मौर्य द्वारा की गई मोर्चाबंदी के बाद से ही लगातार जिला अस्पताल अपने कारस्तानियों को लेकर सुर्खियों में चल रहा है। महेंद्र मौर्य ने आरोप लगाया था कि जिला चिकित्सालय में मेडिकल के नाम पर धन ऐंठा जा रहा है। सांठगांठ के दम पर फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनावाकर शातिर लोग अपना अपना हित साध कर निर्दोषों को जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे कृत्यों से योगी सरकार की बदनामी हो रही है। चिकित्सकीय व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मेडिकल व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़ा किया है। इसी को लेकर किसान नेता महेंद्र मौर्य 32 दिनों से धरनारत थे और स्वास्थ्य महकमे को कटघरे में खड़ा कर दोषियों के खिलाफ लामबंद थे। शुक्रवार को किसान नेता श्री मौर्य ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि फर्जी मेडिकल के आरोप पर 23 जून को 3 चिकित्सकों का एक मेडिकल बोर्ड गठन किया गया था, जिसमें 27 जून को डॉक्टर पीबी प्रसाद, आर्थो सर्जन डॉक्टर रामकेवल, ईएमओ को आख्या देनी थी, लेकिन 32 दिन बाद भी आज तक जांच को लंबित रखा गया है। जांच प्रक्रिया को लंबित रखना ही भ्रष्टाचार को दर्शाता है। किसान नेता महेंद्र मौर्य ने कहा कि कावड़ यात्रा, रक्षाबंधन, 15 अगस्त आदि पर्वों को देखते हुए वह अपना धरना स्थगित कर रहे हैं। अगर 9 सितंबर तक आख्या नहीं आई तो वह पुनः 10 सितंबर से धरने पर बैठेंगे। डीएम कार्यालय के सामने चले 32 दिन के धरने को उन्होंने 1 माह के लिए स्थगित करते हुए प्रशासनिक अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। अब देखना है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर इस अल्टीमेटम का क्या असर पड़ता है। महेंद्र भाई, आज आपके क्रमिक अनशन को 1 महीना पूरा हो गया है, क्या मांगे थी और इस 1 महीने में क्या कोई अधिकारी या ने सुधि ली आपकी? अधिकारी सुधि का मतलब ये है कि बार बार हम डीएम साहब से फ़ोन पे समय मांग रहे हैं कि हमको समय दीजिए, हमसे वार्ता करिए, लेकिन डीएम साहब ने समय हमको नहीं दिया। अधिकारी की बात है, ये हमको पता चला डीएम साहब के यहाँ से कि मेडिकल विभाग को रिमाइंडर मारा जा रहा है कि उस व्यक्ति का फिर से मेडिकल हो जिसने फर्जी मेडिकल बना करके कोर्ट का सहारा लेकर के 325 जैसी गंभीर धाराओं में एक परिवार के 7 लोगों को अपराधी बनाया है। वो भी इसलिए कि जो हमारी लाहौरी माता मंदिर है मेहनगर कोट किला में, उसको संरक्षण करने वाले मंदिर को, परिवार को, उस मंदिर के अंदर से वो भूमाफियाओं को रास्ता दे रहे थे। वो परिवार ने मना किया
उनको चोटिल किया, उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। उसी को क्रॉस केस करने के लिए उसने कोर्ट का सहारा लिया। उसमें मेडिकल विभाग उस व्यक्ति के साथ है। कब की घटना? सितंबर महीने में जो झगड़ा हुआ था, सितंबर महीने में उसने मार के सिर फोड़ दिया था ब्रजेश कुमार मौर्य का। उसके बाद इसका पुलिस आई, इसको रात भर थाने में बंद की। 151 चालान हुआ। दूसरे दिन उसको आजमगढ़ मेडिकल, तीसरे दिन में उसको पैर में क्रैक दिखा था, जबकि वीडियो में मौके पे जब घटना हुई वीडियो में चलते फिरते आराम से देखा जा सकता है। किसी को जरा सा भी क्रैक हो जाए तो 2 महीना अनबेड हो जाता है, लेकिन जिले पे मेडिकल विभाग ने उसको क्रैक लिख दिया, जिससे 325 जैसी गंभीर धारा लगी। तो क्या आपके इस कर्मी अनशन के दौरान संगठन का साथ आपको मिला? संगठन के बहुत से लोगों का साथ मिला है और लोगों ने कहा है कि हम भीड़ जुटाएं। हम कहे नहीं, भीड़ नहीं जुटाना, हम सरकार में हैं। हम डीएम साहब को देख रहे हैं, डीएम साहब की तलवार कब चलती है मेडिकल विभाग पे। माननीय जिलाध्यक्ष जी का साथ आपको मिला? माननीय जिलाध्यक्ष जी का कोई फ़ोन नहीं आया, कोई वार्ता नहीं हुई है? पूरी सूचना मेडिकल में अखबारों में है, रोज फेसबुक पे है, पूरा प्रदेश। व्यक्तिगत रूप में आपने उनसे संपर्क किया था कि नहीं? कि हमें व्यक्तिगत रूप में जो परिवार फंसे हैं वो लोग संपर्क किए थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम अब इस पर पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपोजिट तरीके से पैरवी कर दिया था दूसरे तरफ से। अच्छा, तो आपको अभी तक के 1 महीने में कोई न्याय नहीं मिल पाया परिवार को? नहीं, न परिवार। अभी हम थोड़ा सा त्यौहार है और हमारे कुछ निजी कार्यक्रम जो पहले से लगे हुए हैं, इस कारण मैं धरने को आज पोस्टपोन कर रहा हूँ और आगामी समय में फिर धरना पे बैठूंगा। डीएम साहब से मिल करके फिर धरने पे बैठूंगा। कितने दिन के लिए स्थगित कर रहे हैं? अभी लगभग 1 महीना तो मान के चलिए, 1 महीना दे चुका हूँ, 1 महीना फिर। तो आप अपनी ही सरकार में जब नहीं न्याय ना दिला पा रहे हैं, ना मिल पा रहा है, तो क्या उम्मीद की जाए कि अधिकारी इसमें निरंकुश हैं? बिल्कुल निरंकुश हैं अधिकारी, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि अधिकारी सही रहते तो आम जनता विश्वास करती। अब महाराज जी कह रहे हैं कि हमारे ऐतिहासिक जो धरोहरें हैं उनको संजोया जाए, तो क्या अधिकारी उस स्थान पर जा कर के उसको देखें, उसको सही करें। हम 81 दिन धरना दिए थे ऐतिहासिक स्थल को संरक्षण करने के लिए। होता क्या है, धरने के बाद कोई डीएम पता चला गया, फिर इसके बाद जो आया उसको समझाने में 2-4 महीना लग जाता है। यही है। जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में शुक्रवार को एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक दीनदयाल यादव उर्फ डंपी उम्र करीब 27 वर्ष थाना बिलरियागंज के अकबरपुर गांव का निवासी था और लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था। परिजनों के अनुसार दीनदयाल गुरुवार शाम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। शुक्रवार सुबह सैदपुर गांव से एक कॉल पर जानकारी मिली कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। परिजन जब मौके पर पहुंचे तो उसकी हालत बेहद नाजुक थी। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज ले जाया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने साजिशन बुलाकर उसकी हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम हाउस पर विधायक नफीस अहमद भी पहुंचे। उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। का घर से तो यही बता के निकला, शाम को 7-8 बजे करीब निकला, मतलब ट्रैक्टर से खेत जोत के। उसके बाद गया है उधर देवाराम कहीं। अब वहाँ का मैटर वो पूरा हमको जानकारी नहीं। फिर क्या वहाँ से फिर वो 2 लोग उस पर लाद के ले आ रहे थे, उसी के मोबाइल से फ़ोन हुआ तो घर से लोग गए हैं, तो वहाँ से लाद फान के परशुरामपुर फिर बिलरियागंज मिली थी कि मतलब इनकी हालत ख़राब है। फिर क्या हुआ? अब फिर तो पूरी जानकारी, अब जैसे वहाँ हम लोग थे नहीं, फिर यहाँ आए तो फिर ब्लॉक पे गए। हम ब्लॉक पे जो है डॉक्टर साहब चेक किए तो मृत घोषित कर दिया। क्या लग रहा है आप लोगों को, संदेह किसी पे कुछ? हाँ जरूर कुछ संदेह तो ये तो है ही है। अब तो पोस्टमार्टम हो जाए क्या निकलेगा। जैसे गले पे है, जैसे कुछ बता रहे थे गले पे। हाँ अब क्या स्थिति है पोस्टमार्टम होने के बाद ही। क्या चाहते हैं, मतलब वो थाने पे
तो हम जांच थाने पे तो होबे करेगी भाई। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहां आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।